हेलो बच्चों, डोंट फियर, द सर इज हियर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक ताबड़तोड़ वाला वीडियो आ गया है। यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, आपको कुछ भी रटना नहीं है। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये जो आंसर होगा, ये आंसर सीधे आपके खोपड़िया में और दिल में घुस जाएगा और जिंदगी में कभी भी नहीं निकलेगा। लेकिन आपको जिंदगी भर नहीं याद रखना है, बस एग्जाम भर याद रख लो ना, काफी है। आज से अभी से आपको अरिजीत सिंह का गाना नहीं सुनना है, बस केवल केवल आपको दिया सर का वीडियो देखना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही सामने है। ध्यान से सुनना कि मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। बाजी मार के दिखाएंगे बच्चा पार्टी, टेंशन नहीं लो। एक चीज खाली आप लोग याद रखो कि आज तू किताबों का दीवाना बन जा, आज तू किताबों का दीवाना बन जा, कल दुनिया तेरी दीवानी होगी। तो दुनिया को अगर अपना दीवाना बनाना है ना, तो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्टिव का महातांडव है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव का महातांडव वाला वीडियो है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो ज्योग्राफी का जो हमारा फर्स्ट बुक है, देखो ज्योग्राफी का दो बुक है, एक आपका फर्स्ट बुक है, एक आपका सेकंड बुक है। एक आपका फर्स्ट बुक है, एक आपका सेकंड बुक है। सेकंड बुक का मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, और आएगा वीडियो, टेंशन मत लो। और इस वीडियो में तो भाई आप लोगों ने भरपूर प्यार दे दिया है, लग रहा है कि एकदम वैलेंटाइंस डे हो गया मेरा, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा प्यार आप लोगों ने दे दिया, कुछ कहना ही नहीं है। ये जो हमारा फर्स्ट बुक है, आज हम लोग फर्स्ट बुक को शुरू करेंगे। करीबन मुझे लग रहा है कि फर्स्ट बुक में आपका 2 या 3 वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का, और ये 2 या 3 वीडियो में आपका कंप्लीट सब्जेक्टिव होगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप भाई लिख लो, पेन पेपर ला दो, मैं लिख के आपको बोल दूंगा भाई ये कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपने देखा ना कि हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा देखो फर्स्ट बुक का, ये हमारा फर्स्ट बुक का फर्स्ट वीडियो है। ये फर्स्ट बुक का फर्स्ट वीडियो है। तो जितना भी भाई वीडियो आए ना, आप हर एक वीडियो को देख लेना। हो सके कुछ वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है, हो सके कुछ का नहीं पहुंचता है। तो जो प्लेलिस्ट होगा ना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जाके देख लेना। तो आप क्या करो भाई, प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो को देख लेना, इससे आपका तैयारी एकदम धाकड़ वाला होगा। चलो शुरू करते हैं। एक एक करके हम लोग यहाँ पर हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है हमारा पहला चैप्टर से है। पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र तथा उपक्षेत्र लिखिए। मतलब यहाँ पर भाई हमें मानव भूगोल के बारे में बताना है कि सर मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल का क्या क्षेत्र है, मानव भूगोल का क्या उपक्षेत्र है। चलो देखो मानव भूगोल किसको बोलेंगे, तो देखो कि मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। यानी मानव भूगोल जो है ना, ये भूगोल का ही एक तो ब्रांच है, भूगोल का ही एक तो शाखा है, भूगोल का ही एक तो ब्रांच है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल का ही एक शाखा है, भूगोल का ही एक ब्रांच है। मनुष्य का जब से उत्पत्ति हुआ है उस समय से लेकर वर्तमान समय तक, मतलब अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इस समय तक, पर्यावरण के साथ इनका संबंध किस प्रकार से है, पर्यावरण के साथ इनका संबंध किस प्रकार से है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानव भूगोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मानव भूगोल। कितना सिंपल डेफिनेशन है, देखो कि मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर, मतलब मानव का जब उत्पत्ति हुआ है उस समय से लेकर वर्तमान समय तक, यानी अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इस समय तक, उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानव भूगोल बोलेंगे। खोपड़िया में बात घुसा ना भाई, दिल पे बात घुस जाना चाहिए, यहाँ पे क्योंकि दिल में जो एक बार घुस गया जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा, तो घुसा लो दिल में। देखो आगे, मानव भूगोल की जो जनक है कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल मानव भूगोल के जनक है। इसको भी आप एकदम छाप लो। आगे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बुक है, क्या नाम है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये लेखक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल है। ये हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, लेकिन इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई ये हो सके ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ लिया जाए, इसीलिए। आगे देखो, मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पर सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल इत्यादि।
ऐसे और बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। अगर बात किया जाए मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या क्या है, तो देखो ये सब के सब क्या है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मतलब होता क्या है, ये जो आप सामाजिक भूगोल देख पा रहे हो इसका भी बहुत सारा उपक्षेत्र है, ये जो राजनीतिक भूगोल देख पा रहे हो इसका भी बहुत सारा उपक्षेत्र है, ये जो आर्थिक भूगोल देख पा रहे हो इसका भी बहुत सारा क्या है, उपक्षेत्र है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मानव भूगोल के उपक्षेत्र देख रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल इत्यादि। ये सब ऐसे और बहुत सारे होंगे, लेकिन आप इतना में से कुछ भी याद रखो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। आगे आ जाओ बच्चा, पढ़िए आगे। देखो देखो जैसे मैं बोल रहा था, जैसे सामाजिक भूगोल है, तो सामाजिक भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र है, सामाजिक भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र है, तो इसका है लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। अगर हम लोग राजनीतिक भूगोल का बात करें तो राजनीतिक भूगोल का क्या क्या है, तो इसमें है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। अगर हम लोग आर्थिक भूगोल का बात करें तो इसमें है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। कितना सिंपल है, आप देख सकते हो, इतना सिंपल है, और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कर लेने हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेडजल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मतलब जो रेडजल थे ना, उन्होंने मानव भूगोल को लेकर क्या डेफिनेशन दिया है, उस चीज को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो देखो रेडजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, देखो क्या इन्होंने बोला है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आप बोलोगे कि सर ये जो आप डेफिनेशन से थोड़ा हार्ड टाइप का दे दिए हैं सर इसको आप आसान नहीं कर सकते थे क्या? तो देखो इसको मैंने आसान इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर कोई यहाँ पर जैसे कि कोई, जैसे यहाँ पर देखो ना, ये भूगोल वेता है, रेडजल क्या है, एक भूगोल वेता है, तो कोई भी जैसे कि मान के चलो कोई विद्वान का कोई डेफिनेशन रहेगा, उस पर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, उस पर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर रेडजल एक विद्वान है, एक भूगोल वेता है, इन्होंने इस डेफिनेशन को दिया है। भाई हम लोग कौन होते हैं इनके डेफिनेशन को सुधारने वाले? तो हम लोग इसमें सुधार नहीं सकते हैं, जैसा लिखा गया है आपको भी वैसे ही लिखना है, जैसा लिखा गया है वैसे ही लिखना है। लेकिन देखो मेरा तो मोटिव यही रहता है कि मैं कितना शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में, कितना सिंपल और इजी वे में आपको बताऊं, ये मेरा मोटिव रहता है। लेकिन ऐसे जो डेफिनेशन कोई भी विद्वान दिए होंगे उस पर आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते, उस पर आप संशोधन नहीं कर सकते हो, इस बात को खोपड़िया में घुसा लो। आगे देखो, आगे क्या है, एक विचारधारा है, कौन सी विचारधारा, संभववाद विचारधारा, जिसको हम लोग संभावनावाद विचारधारा भी बोलेंगे। कौन सी विचारधारा है, देखो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। ये जो विचारधारा है ना, इस विचारधारा की जो भी मतलब यहाँ पर लोग हैं क्या बोलते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार क्या है कि जो मनुष्य है ना, वे क्या कर सकते हैं, अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मतलब मनुष्य के पास वो क्षमता है जिससे वे पर्यावरण में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकता है। तो ये बोलता है हमारा संभववाद विचारधारा या फिर संभावनावाद विचारधारा। आगे आ जाओ, आगे क्या है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी विचारधारा के बारे में आगे बात कर रहे हैं। देखो संभववाद विचारधारा के बारे में अभी हम लोग आगे बात कर रहे हैं। क्या है कि इस विचारधारा के प्रमुख भूगोलवेता कौन कौन है, पिडाल डिलाब्लास तथा लुसियन फेब्रे। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए कर लो अच्छे से। संभावनावाद विचारधारा प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ये जो संभववाद विचारधारा या फिर संभावनावाद विचारधारा है, ये प्रकृति की तुलना में अगर देखा जाए तो मनुष्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मनुष्य को ज्यादा ये क्या करता है, महत्वपूर्ण स्थान देता है। आगे आ जाओ, अगला विचारधारा है निश्चयवाद विचारधारा या फिर नियतिवाद विचारधारा। इसमें क्या है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब इस विचारधारा में के लोग जो है क्या बोलते हैं, इस विचारधारा के जितने भी विद्वान हैं क्या बोलते हैं कि जो भी मनुष्य के जो भी काम है, मनुष्य के सारे काम पहले से ही क्या है, निर्धारित है। किसके द्वारा, तो पर्यावरण के द्वारा निर्धारित है। ये ऐसे ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है कोई। नियतिवाद सामान्य मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं, मतलब इसमें मनुष्य का कोई काम नहीं, मतलब निष्क्रिय है, एकदम बेकार निठल्ला। इस विचारधारा के प्रमुख भूगोलवेता कौन कौन है, रिटर है, रेडजेल है, हम्बोल्ट है, एटीसी। तो इन लोग जो है ये निश्चयवाद विचारधारा या फिर नियतिवाद विचारधारा के ये समर्थक है। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, संभववाद विचारधारा पढ़ा, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, निश्चयवाद विचारधारा। हो सके आपके एग्जाम में आ जाए कि संभववाद विचारधारा और निश्चयवाद विचारधारा में अंतर स्पष्ट करें। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे देखो क्या है, आगे हमारा
संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया है? फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेब्रे ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में 1925 में किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं। आगे यहाँ पर और एक विचारधारा है जिसका नाम है नव निश्चयवाद विचारधारा। तो नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर है। ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि नव निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो बोलना कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर है। इन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया। देखो इसका और नाम है, इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद विचारधारा भी बोला जाता है या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा भी इसको बोला जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी में नव निश्चयवादी विचारधारा का उल्लेख किया। और इनका जो पुस्तक है किनका? ग्रिफिथ टेलर का, क्या? जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। इसमें इन्होंने क्या किया? नव निश्चयवादी विचारधारा का उल्लेख किया है। बात समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे देखो। बस ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था भाई, फर्स्ट चैप्टर का राम नाम सत्य हो गया, पूरी बांटो, सबको खिलाओ पूरी बुंदिया। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया हमारा। अब आते हैं सेकंड चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर में आप इतना करो काफी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, आगे देखो। अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, जो कि हमारा सेकंड बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो वहां पर मैंने आपको बताया है, ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जनसंख्या घनत्व मैंने आपको पढ़ाया था भाई, मैंने आपको क्या पढ़ाया था आप याद करो, आपको पक्का याद होगा। जनसंख्या घनत्व हम लोग किसको बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व हम लोग किसको बोलते हैं भाई? मैंने आपको पढ़ाया था। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जो कुल जनसंख्या है हमारा, कुल जनसंख्या और जो कुल क्षेत्रफल है, ये दोनों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। देखो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बड़े कुल क्षेत्रफल, ठीक है। यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ पर मैं इसको इसलिए नहीं ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप भाई इसको लिख सकते हो, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? बोलना है कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसको मैंने आपको पढ़ाया था, कोई नहीं। चलो आगे आओ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या है? प्रवास को हम लोग स्थानांतरण भी बोलते हैं। देखिए ये जो हमारा जन्म दर या फिर ये जो हमारा मृत्यु दर जो होता है ना, इसको हम लोग किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। एक्चुअल में किसी क्षेत्र में ही हमारा जन्म दर और मृत्यु दर को देखा जाता है। चाहे हम लोग किसी देश में देखेंगे या फिर हम लोग किसी राज्य में देखेंगे, हम लोग किसी शहर में देख सकते हैं, किसी गांव में देख सकते हैं, यानी कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में देखेंगे। और जो जन्म दर या फिर जो मृत्यु दर होता है, ये साल बाय साल यानी एक वर्ष बाद क्या होता है, ये चेंज होते रहता है। मान के चलिए कि 2022 का हमारा जन्म दर और मृत्यु दर कुछ और था, 2023 में हमारा कुछ और हो जाएगा, 2024 में हमारा कुछ और हो जाएगा। यानी ये साल साल में देखा जाता है, एक एक साल में देखा जाता है कि जन्म दर का रेट क्या है, मृत्यु दर का रेट क्या है। और ये साल साल में क्या होता है, बदल भी जाता है। भाई अब इंसान यहाँ पर जन्म लेगा या फिर इंसान मरेगा। अगर इंसान ज्यादा जन्म लेगा, इंसान का जन्म रेट अगर ज्यादा है, मर कम रहा है, तो भाई यहाँ पर जन्म दर बढ़ेगा। अगर इंसान मर ज्यादा रहा है, जन्म कम ले रहा है, तो यहाँ पर मृत्यु दर यहाँ पर बढ़ेगा। तो वही बात है ना भाई, वही बात है, सिंपल सा बात है, जन्म और मरण। अगर ज्यादा जन्म ले रहा है तो जन्म दर बढ़ेगा, अगर ज्यादा आदमी मर रहा है तो मृत्यु दर बढ़ेगा। तो वही बात है ना यहाँ पे। देखो वही चीज को हमने यहाँ पर लिखा है, क्या है? जन्म दर किसको बोलेंगे? जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई सा भी एक क्षेत्र है, कोई सा भी क्षेत्र है। मैंने शुरू में ही बोला कि जो जन्म दर होगा या फिर जो मृत्यु दर होगा, इसको हम लोग एक वर्ष में देखते हैं। मतलब ये वर्ष में क्या होगा, बदल जाएगा। अब इस क्षेत्र में जितना भी जनसंख्या होगा, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको लेना है 1000 और 1000 में हम लोग चेक करेंगे। तो ये जो 1000 हमने जो जनसंख्या लिया, इसमें से जितना भी इंसान इसमें जन्म लिया है, जितना भी बच्चा जन्म लिया है, उसमें से देखना है ये कितना बच्चा जीवित है, उसमें से कितना बच्चा जीवित है, बस उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जन्म दर बोलेंगे। और जितना मर रहा है 1000 में से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मृत्यु दर बोलेंगे। बात खत्म। देखो मैंने लिखा है, एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर क्या है कि एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा
जन्म दर, ये हो गया मृत्यु दर। ये जो ब्रैकेट में है इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये जो ब्रैकेट में है इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये जन्म दर का डेफिनेशन हो गया, ये मृत्यु दर का डेफिनेशन हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप एकदम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे देखिए हमारे पास है प्रवास। प्रवास किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान के चलो ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई एक व्यक्ति है, ये इस जगह पर रह रहा है। अब किसी भी कारणवश हो, किसी भी कारण से क्या कर रहा है ये आदमी तो इस जगह को छोड़कर ये दूसरे जगह पर बस जाते हैं, मतलब ये दूसरे जगह पे चले जाते हैं, दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रवास बोलेंगे। देखो इसका डेफिनेशन है कि किसी कारणवश जब व्यक्ति अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो, आगे आ जाओ। आगे देखो, देखो यहाँ पर कुछ यहाँ पर है जैसे कि आपको परिभाषित करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें एक करके देखो आप अच्छे से। पहला है आपका लिंगानुपात। लिंगानुपात किसको बोलेंगे, तो ध्यान से सुनो। देखो लिंगानुपात किसको बोलेंगे, तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, लिंग अनुपात बोलेंगे। यानी यहाँ पर बात को समझो कि 1000 पुरुषों में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंग अनुपात बोलेंगे। यानी पुरुष का और महिला का लिंग का अनुपात क्या है, लिंग का अनुपात क्या है। आप लिंग अनुपात को ऐसे लिख सकते हो, आप देख लो, लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या गुने 1000 बटे पुरुषों की जनसंख्या। आप लिंग अनुपात को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो इस डेफिनेशन के माध्यम से। मतलब इतना जानो ना भाई कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंग अनुपात बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, आगे देखो। आगे हमारा क्या है, साक्षरता या फिर साक्षरता दर। तो साक्षरता किसको बोलेंगे, साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना। साक्षरता का मतलब ही क्या होता है, साक्षर होना। साक्षर होना यानी कि पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना, मतलब आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक है। अलग अलग देशों का जो साक्षरता दर या फिर जो साक्षरता का जो कंसेप्ट है, जो मानक है, वो क्या है, अलग अलग है। अब साक्षरता दर किसको बोलेंगे भाई, तो देखो हर 100 लोगों में से कितने लोग साक्षर है। यानी 100 लोगों में से हम लोग देखेंगे कि 100 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किनको किनको पढ़ना और लिखना आता है, कौन कौन साक्षर है, कौन कौन साक्षर है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साक्षरता दर बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, साक्षरता दर बोलेंगे। साक्षर मतलब ये होता है भाई कि कोई भी आदमी जो है ना, कोई भी आदमी जो है उसमें क्या होना चाहिए, पढ़ने और लिखने का गुण उसमें होना चाहिए, इसको बोलेंगे साक्षर। और 100 लोगों में से आपको देखना है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग साक्षर है, इस चीज को हम लोग बोलेंगे साक्षरता दर। क्या बोलेंगे, साक्षरता दर। यहाँ पर आप एक तो बिंदु लगा देना ऐसे, ठीक है, बिंदु लगा देना, तब हो जाएगा पढ़ने। आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसको बोलेंगे, तो ध्यान से सुनना। जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय है किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पर होने वाला जनसंख्या संबंधी परिवर्तन को दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि मतलब क्या होगा, देखो भाई दो प्रकार का चीज है, एक तो जनसंख्या में कमी और एक है आपका जनसंख्या में वृद्धि। अगर देखो वही बात है, वही फंडा है। मान के चलो कि आदमी है, जैसे कि आदमी है, आदमी है, अगर मान के चलो आदमी क्या होगा, या तो जन्म लेगा या फिर मरेगा, ठीक है, जन्म या फिर मरण, जन्म या फिर मरण, मतलब जन्म या फिर आप मृत्यु लिख दो, जन्म या फिर आप यहाँ पर मृत्यु लिख दो, जन्म या फिर मृत्यु। अब देखो अगर मान के चलो भाई अगर अधिक मात्रा में जन्म ले रहा है, अधिक मात्रा में जन्म ले रहा है और मर कम रहा है, मर कम रहा है, जन्म अधिक ले रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई जनसंख्या क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा। अगर मान के चलो कि आदमी मर ज्यादा रहा है, आदमी मर ज्यादा रहा है और जन्म कम ले रहा है, जन्म कम ले रहा है, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या में परिवर्तन, मतलब जनसंख्या में चेंजिंग आ रहा है, चाहे घटे चाहे बढ़े। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि का, तो जनसंख्या वृद्धि होने से भी क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, और ये जो परिवर्तन होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में इसको हम लोग लिखेंगे, डिनोट किया जाता है। इसे जनसंख्या वृद्धि की दर कहा जाता है। संसार की जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर 1.4% है। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या वृद्धि, ये हो गया जनसंख्या वृद्धि। मतलब जो भी जनसंख्या में जो ये परिवर्तन जो होता है ना, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है इसको हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं।
और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि की दर बोला जाता है। और वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है कितनी है, 1.4%। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कितनी है, 1.4%। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। एक है आपका जनसंख्या परिवर्तन, वही चीज हुआ, जनसंख्या परिवर्तन मतलब भी आपका वही हुआ, या तो जनसंख्या में कमी होगी या फिर जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या में कमी या फिर जनसंख्या में वृद्धि कब होती है, आपको पता चल गया कब। देखो, अगर इंसान जन्म ज्यादा लेगा, मरेगा कम, मतलब मृत्यु कम होगा, तो जनसंख्या हमारा क्या होगा, जनसंख्या हमारा बढ़ जाएगा, जनसंख्या हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान के चलो आपका यहाँ पर जन्म कम ले रहा है और मर ज्यादा रहा है, तो जनसंख्या हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जनसंख्या क्या होगा, घट जाएगा। या फिर मान के चलो कोई एक ऐसा जगह है, मान के चलो यहाँ से बहुत सारा आदमी क्या हो रहा है, उठ करके बाहर चला जा रहा है, बाहर शहर में या फिर कोई दूसरे क्षेत्र में चले जा रहे हैं, तब भी तो यहाँ पर जनसंख्या हमारा घट जाएगा, तब भी तो जनसंख्या हमारा इस जगह का घटेगा, जनसंख्या घट जाएगा। या फिर मान के चलो ना कि बाहर से कोई आदमी क्या हो रहा है, आके यहाँ पर घुस जा रहा है, बाहर से बहुत सारा आदमी आके क्या हो रहा है, यहाँ पर रहने लगता है, तो क्या होगा, इसका जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलेंगे जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन मतलब क्या होता है, या तो हमारा जनसंख्या बढ़े या फिर जनसंख्या घटे। तो ये 3 फैक्टर इसमें काम करता है, एक जन्म दर, एक मृत्यु दर और तीसरा आपका प्रवास। देखो आप आगे, यहाँ पे आगे देखो क्या लिखा है मैंने, कि किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या में कमी को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। या तो जनसंख्या में वृद्धि हो या फिर जनसंख्या में कमी हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या परिवर्तन बोलेंगे। कितना सिंपल चीजें समझो, या तो जनसंख्या हमारा बढ़ेगा या फिर जनसंख्या हमारा घटेगा, इसी को जनसंख्या परिवर्तन बोलेंगे। इसके 2 रूप है, एक हमारा धनात्मक वृद्धि होगा और एक हमारा ऋणात्मक वृद्धि होगा। जनसंख्या में परिवर्तन जो होता है ना, जन्म दर, मृत्यु दर, हस्तांतरण बोलो या फिर प्रवास, इसी के ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर ज्यादा आदमी यहाँ पर जन्म ले रहा है, मर कम रहा है, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगर यहाँ पर ज्यादा आदमी मर रहा है, जन्म कम ले रहा है, तो जनसंख्या में कमी होगी। बाहर से कोई आदमी कहीं पर रहने के लिए आ जा रहा है कोई जगह पे, तो उस जगह में क्या होगा, वहां पे जनसंख्या में वृद्धि होगी। और जहां से आदमी छोड़ के आया है उस जगह में जनसंख्या की कमी हो जाएगी। तो वही बात है यहाँ पर। तो ये 3 फैक्टर इस पे काम करता है, और ये हो गया हमारा जनसंख्या परिवर्तन का डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा डेफिनेशन है, आप लोग समझ के आगे आ जाओ। आगे देखो, आगे क्या है आपका, आगे देखो, जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा जाता है। देखो, जनसंख्या में जो परिवर्तन है, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है तो कहीं पर जनसंख्या कम है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए देखो जो कारण है, क्या क्या कारक है, एक भौगोलिक कारक है, एक आर्थिक कारक है, एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। और ये भाई जब मैंने आपको सेकंड बुक का जो फर्स्ट वीडियो दिया था, वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया है, इसलिए आप उस वीडियो को भी जरूर देखो। बाद में आप मत बोलना कि सर आप बताते हो आता ही नहीं। भाई जब हर एक वीडियो को देखोगे ना, तब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस टच करेंगे, तब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, भिड़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल के क्लास में पढ़ाया था कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसको अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर लिया है। जो हमारा सेकंड बुक का जो फर्स्ट वीडियो है, वहां पर हम लोगों ने देखा है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा फुल प्लेलिस्ट का, आप जाके देख लेना, और आप हर एक वीडियो को देख लो, ज्योग्राफी का जितना भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे भाई, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। जल की उपलब्धता मैंने आपको पढ़ा दिया है, भू आकृति मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर आप इधर आ जाओ, इधर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, जलवायु पढ़ा दिया था, मृदा पढ़ा दिया था कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से इस चीज को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पिछले क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है। तो ये भी चीज हो जाता है। आगे देखो, आगे हमारा क्या है, आगे देखो अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा क्या है, आंतरिक प्रवास क्या है। आंतरिक प्रवास मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रवास होगा ना, किसी एक देश के भीतर ही होगा। जैसे मान के चलो हम लोग भारत में रह रहे हैं, भारत में जैसे हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब भारत के अंदर ही ये होगा, भारत के अंदर ही मतलब भारत के मान के चलो कोई एक क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अब उठ करके क्या करते हैं, इस क्षेत्र में चले जाते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास क्या होता है कि एक राष्ट्र के भीतर स्थान परिवर्तन करने को आंतरिक प्रवास कहते हैं। मतलब इस क्षेत्र से उठकर इस क्षेत्र में आ गया, मतलब एक ही देश में है, कोई दूसरे देश नहीं जा रहे हैं, तो एक ही देश में है, एक ही राष्ट्र में है, एक ही राष्ट्र में जब स्थान का परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आंतरिक प्रवास बोलेंगे। अब ये आगे देखो क्वेश्चन क्या है कि विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए प्रतिकर्ष तथा अपकर्ष कारकों का
कारकों का वर्णन कीजिए। देखो भाई, तो दो कारक है, एक है प्रतिकर्ष कारक, एक है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, अब बात को ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैं आपको दो चीज बताऊंगा, आप समझ जाओगे प्रतिकर्ष क्या है और अपकर्ष क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रतिकर्ष कारक है और ये जो अपकर्ष कारक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो एग्जाम्पल से इसको हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं। इधर भी मान के चलो कि हमारे पास कोई एक क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिकर्ष कारक है या फिर ये जो अपकर्ष कारक है, ये प्रवास के कारक है। क्या है? प्रवास के कारक है। और प्रवास का जब भी बात होता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो लोग हैं ना, वे अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं बाहर शिफ्ट होंगे। मतलब जैसे देखो, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मतलब ये जो लोग हैं ना, ये अपने इस जगह को छोड़कर क्या होंगे, बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। यहाँ पर भी वही होगा कि ये जो क्षेत्र है, इसमें जितने भी लोग रहते हैं, ये लोग भी क्या होंगे, बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये दो कारणों से शिफ्ट हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि इनको मजबूरन जाना पड़े, मजबूरन जाना पड़े, ना चाहते हुए भी जाना पड़े, और दूसरा है कि वे अपने मन से चले गए। एक ये हो सकता है कि वे मजबूरी में गए, और एक ये हुआ कि वे अपने मन से चले गए। अब मान के चलो कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या हुआ है, मान के चलो कोई साल या फिर कोई दिन बाढ़ आ गया, कोई दिन मान के चलो यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या हुआ, बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ एकदम पूरी तरीके से वहां पे पानी भर गया। तो जाहिर सी बात है, जो लोग हैं ना भाई, इनको तो कहीं शिफ्ट होना ही है, कहीं बाहर जाना ही है। तो ये इसलिए चले गए क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ गया था। या फिर मान के चलो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गया है, काम कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन लोग काम करने के लिए बाहर चले गए। तो कुछ भी हो सकता है भाई, वहां पर विवश होकर जाना पड़ रहा है, मतलब इनको कोई उपाय ही नहीं, कोई चारा ही नहीं चल रहा है, इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। ये हुआ एक कहानी। दूसरा कहानी ध्यान से सुनो, जो हमारा सेकंड स्टोरी है। अब इस क्षेत्र के जो लोग हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छे जिंदगी की तलाश के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए अपने मन से इस जगह को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। देखो, बहुत सारे लोग क्या है, जो गांव में रहते थे पहले, अब उनको गांव का जिंदगी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वे शहरी जिंदगी जीने के लिए शहर में चले जाते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपका प्रवासी है और ये भी आपका प्रवासी है। तो एक आपका है यहाँ पर प्रतिकर्ष और एक है आपका अपकर्ष। तो चलो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, कौन वाला हमारा अपकर्ष है और कौन वाला हमारा प्रतिकर्ष है। देखो आप यहाँ पे देखो, प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष मतलब होता है कि आपका मन न रहे तब भी आपको जाना पड़ेगा, किसी न किसी कारणवश आपको अपनी जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे शिफ्ट होना ही है। क्या है, देखो, प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत उन सभी कारणों को शामिल किया जाता है जो लोगों को अपने निवास स्थल को छोड़ने के लिए विवश करता है। यहाँ पर कोई भी लोग अपने मन से नहीं जाते हैं, लोगों को ना चाहते हुए भी अपने निवास स्थान को छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा अनुस्वर दे दीजिएगा, जैसे बेरोजगारी हो गया, बेरोजगारी के कारण भी हो सकता है, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, तो सामाजिक आर्थिक पिछड़ावन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक होते हैं। अब इनके चलते क्या हो रहा है, कोई भी इंसान को, कोई भी व्यक्ति को अपना जो पैतृक स्थान है, जहाँ पे वे बहुत दिनों से रह रहे हैं, उस जगह को छोड़कर कहीं बाहर जाकर उनको रहना पड़ रहा है, मतलब उस जगह को छोड़ना पड़ रहा है और बाहर उनको शिफ्ट होना पड़ रहा है। मतलब ये कारणवश हो रहा है, किसी कारणवश हो रहा है, उनको मन नहीं है, उनको जोर जबरदस्ती मतलब शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिकर्ष कारक। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिकर्ष कारक बोलेंगे। अब आप आगे देखो, एक क्या आपका अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक किसको बोलेंगे? तो इसके अंतर्गत उन सभी कारणों को शामिल किया जाता है जो लोगों को, यहाँ पर अनुस्वर दीजिएगा, जो लोगों को अपनी ओर खींचता या आकर्षित करता है। मतलब वो खींचेगा, आकर्षित करेगा कि तुम आओ आओ आओ। उस जगह पर ऐसी सुविधाएं विकसित हो जाती है कि लोग अपने आप उस स्थान की ओर खींचे चले जाते हैं। मतलब ऐसा वहां सुविधा है कि लोग खींचे चले जाते हैं, जैसे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु प्रवास के महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक है। तो देखो ये सब अपकर्ष कारक है भाई। देखो ना, जो मनुष्य, जो इंसान, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गांव में पहले रहते थे, वे शहर क्यों शिफ्ट होते हैं? क्योंकि वहां पर शहर में उनको अच्छा रहन सहन मिलेगा, अच्छा परिवेश मिलेगा, प्रतिकूल जलवायु मिलेगा, ठीक है, जीवन जीने के लिए उनको अच्छा साधन मिलेगा, रहन सहन की सुविधा होगी, बेहतर अवसर मिलेगा काम का वहां पर, इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं। ये हुआ हमारा अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक भाई जानबूझ के होता है, मतलब उनको, मतलब ऐसा कंडीशन बनता है कि उनको खींच लेता है,
और अभी जो मैंने आपको प्रतिकर्ष बताया, यहाँ पर ये जोर जबरदस्ती उनको उस अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है। ये हो गया प्रतिकर्ष कारक, ये हो गया अपकर्ष कारक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि जनांक के संक्रमण सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया। ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसके सिद्धांत को किसने दिया है? तो इस सिद्धांत को मूल रूप में सर्वप्रथम वर्ष 1929 में W.S. थॉमसन नामक अमेरिकन जनांकीविद ने प्रस्तुत किया, जिसे बाद में वर्ष 1945 में F.W. नोटेस्टिन नामक जनांकीविद ने संशोधित कर प्रस्तुत किया। देखो पहले 1929 में W.S. थॉमसन ने किया, फिर बाद में उसमें थोड़ा मॉडिफाइड करके 1945 में कौन किया? F.W. नोटेस्टिन ने किया। और ये हो सके आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए इसको, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। आगे चलो, यहाँ पर देखो एक सिद्धांत है थॉमस रॉबर्ट माल्थस का। थॉमस रॉबर्ट माल्थस का सिद्धांत है। इन्होंने देखो जनसंख्या को लेकर एक ज्यामितीय वृद्धि का एक यहाँ पर कंसेप्ट दिया है, और खाद्य सामग्री को लेकर एक अंकगणितीय वृद्धि का कंसेप्ट दिया है। इसमें क्या हो रहा है? देखो सब डबल डबल हो रहा है। जैसे एक है, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें सिंगल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रहा है। ये ज्यामितीय वृद्धि है और ये अंकगणितीय वृद्धि है। तो यहाँ पर लिखा है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, अर्थात जनसंख्या की वृद्धि 1 2 4 8 16 32 64 128 256 आदि के प्रतिरूप में होता है। मतलब डबल 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 होते जाता है, और ये मतलब ऐसे ही नॉर्मली ऐसे चलता है। और माल्थस के अनुसार खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि होता है, ये अंकगणितीय अनुपात में होती है। देखो जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होता है, और जो यहाँ पर खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि होता है, ये अंकगणितीय अनुपात में होता है। ये कैसे होता है? देखो इसमें डबल डबल सब होते चलता है, और इसमें से ही नॉर्मल जैसे गिनती होता है वैसे ये हमारा चलता है। तो ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लो। अब देखो हमारा जो अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे, और चैप्टर का नाम है मानव विकास। मतलब मानव विकास को जो हम लोग शुरू करेंगे, इसको हम लोग अगले चैप्टर में शुरू करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग उस अगले वीडियो में देखेंगे हर एक चीज को। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और जो भाई हमारा अगला वीडियो आएगा उसको पक्का देख लेना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, देखो ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, और जितना मैं आपको करा दूंगा, अगर आप लोग हर एक चीज को अच्छे से कर लोगे तो आपका बहुत ही अच्छा खासा नंबर आएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।